नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको बाल विकास और पीडोगॉजी के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं और हर परीक्षा में ये क्वेश्चन फंसते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और उत्तर बताइएगा। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जल्दी से आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका नाम भेजेंगे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक का लेखक का नाम जल्दी से बताएं। तो आपको आता होगा, इस पुस्तक के नाम जो है आपके जॉन डेवी है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और बहुत सरल, आप सबको आता होगा, फिर भी आप इसका रिवीजन करें। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, जिसको राष्ट्रीय अखिल राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, इसी को जो है नई तालीम शिक्षा योजना के भी नाम से जाना जाता है, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इस कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये बताएंगे हमारे, जल्दी से बताएंगे कमेंट्स बॉक्स पर। तो ये आपका उत्तर होता है, आप देखे जाइए, 1937 में हुआ था और ये वर्धा में हुआ था, और जो आजकल पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया था? तो ये धारा 45 अनुच्छेद 21A। तो ये बताइएगा, तो अनुच्छेद 21 कब लागू हुआ था, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप तुरंत इसको भेजें उत्तर। अगला क्वेश्चन तब तक देखें, समाज की गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये किसने कहा है? तो इसका बहुत अच्छा विकल्प है, लुईस क्रिसबर्ग का कथन है कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। समान अवसर का बात उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। और आपको बात बताते चलें कि 11 जुलाई को विश्व जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस से 11 जुलाई के अवसर पर 11 जुलाई 2021 को, याद रखना, टीटी में आ सकता है, पर्यावरण में आ सकता है, कि 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो माननीय आदित्यनाथ योगी ने जो है जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन नीति घोषित की है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद रखना डेट। अगला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिज्जू भाई बदेखा हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये आप सबके लिए बहुत सरल है, लेकिन रिवीजन करना है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? और शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, किसने कहा है? ये हमें आप जल्दी दोनों से कमेंट्स बॉक्स बताइए। शिक्षा द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया, किसने कहा है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स पर उत्तर भेजिए इसको। आज आपको लगभग 100 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे, और जब तक आप कमेंट लिखते हैं उसके साथ ही आप लोग चैनल को लाइक करें, और एक लाइक तो बनता है, इतना अच्छा आपको हम पढ़ाते हैं। और इसी के साथ आप जो है शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, हैं, कोई ग्रुप बनाया हो तो उसमें शेयर कर दिया करें, लोग उसको पढ़ें और लाभान्वित हों। तो आपको पता है, द्विध्रुवी प्रक्रिया को डेडम्स ने कहा था और त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया को जॉन डेवी कहा था। एडम्स ने कहा था द्विध्रुवी प्रक्रिया में कि जो है शिक्षक और शिक्षार्थी केवल होते हैं, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया में इन्होंने, जॉन डेवी ने, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है,
ये कथन किसका है? तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करता है। ये कथन किसका है? तो ये आपका कथन फ्रोबेल महोदय का है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारिया मॉन्टेसरी कब भारत में आई थी? इसको आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए। जितने लोगों को आता है भेजिए, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें और उत्तर को याद करें। मारिया मॉन्टेसरी कब भारत आई थी? जल्दी से आप भेजिए, 5 सेकंड का समय है आपके लिए। तो मारिया मॉन्टेसरी उत्तर देखें आप 1939 में भारत आई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा जो किस दर्शन पर आधारित थी बताइए। जिसका हम उत्तर प्रश्न पूछें उसका आप उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत अच्छा रिवीजन इसमें हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, वैदिक शिक्षा दर्शन जो है, शिक्षा पद्धति किस दर्शन पर आधारित है? तो अब उत्तर भेज चुके हैं, हमने बहुत अच्छे उत्तर भेजे हैं। तो उसका उत्तर देखिए, आदर्शवाद पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम मूर्ति जो समिति बनी थी 1990 में क्यों गठित हुई थी? आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और उसका प्रोग्राम सन 1992 हुआ था। उसी संबंध में जो है आचार्य राममूर्ति समिति बनाई गई थी। तो ये क्यों गठित हुई थी, इसका विकल्प आप भेज सकते हैं। जल्दी से इसका उत्तर हम आपको बताते चलते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति समिति की गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, उड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी से बताएं। चार्ल्स उड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? हमारे कमेंट्स बॉक्स लिखें। आपको बताते चले आपको ये कि चार्ल्स उड जो है भारत में आए थे और उन्होंने शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन की बात की थी और इसीलिए चार्ल्स उड के घोषणा पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला तो जो आज्ञा पत्र सबको पता होगा कि 19 जुलाई 1854 को ये प्रकाशित हुआ था। चार्ल्स उड याद कर लीजिए, 100% गारंटी लेते हैं इतने क्वेश्चन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निस्संदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने लागू किया था? तो आपको ये खूब आता होगा, चार्ल्स लॉर्ड मैकाले ने इसको दिया था। इसको अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ये बताइए आप कमेंट बॉक्स पे, जल्दी से उत्तर भेजें। लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छे उत्तर आप लोग सब लोग भेजते हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। 10-12 स्टूडेंट तो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, गारंटी देते हैं कि उनका चयन पक्का है। और बस आप मैथ थोड़ा ध्यान देते रहें, मैथ को विशेष पढ़ें। आपको कोई जो है ताकत नहीं है जो आपको नौकरी देने से रोक सके। तो चार्ल्स लॉर्ड मैकाले ने प्रतिवेदन जब जो है 1835 में किया था। आपको बताते हैं कि लॉर्ड मैकाले जब भारत आए थे तो उन्होंने जो है धारा 43 के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की थी। जो उन्होंने कहा था कि समाज के उच्च वर्ग को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जो है और वो जो है शिक्षा उच्च भारतीय शिक्षा, उन्होंने साहित्य पर खर्च करने की बात थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि किस शिक्षा शायद भारत पर किया जाएगा कि अंग्रेजी साहित्य पर किया गया था। तो 1 लाख पर जो है उन्होंने विवाद हो गया। इस विवाद का नाम पाश्चात्यवाद विवाद दिया गया था और इसीलिए लॉर्ड मैकाले का नाम जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपको आता होगा, किसने कहा था शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है? ये किसका कथन है? तो ये आप जानते हैं कि हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु है। अरस्तु एक हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और ये बहुत इन्होंने जगह पर काम किया। इन्होंने ये बायोलॉजी पर, जूलॉजी पर भी बहुत अच्छा काम किया। इन्हें बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक की मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन कहलाता है।
वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? तो ये वेदों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री का आश्रम है? पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री का आश्रम है? 10 सेकंड आपके लिए समय है, जल्दी से बताइए। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री का आश्रम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जल्दी से भेजें, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं, बहुत वेरी गुड। तो अब आप इसका उत्तर देखिए और आपको उत्तर आता है इसका। ये श्री अरविंद घोष का इसमें आश्रम है। और अरविंद का जो यहाँ पर आप चर्चा करते हैं, तो अरविंद का दर्शन कौन था? हमें आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अरविंद का दर्शन कौन था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका शिक्षा का जहाँ पर आ जाए, सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। ये जो है आप बताते चलें आपको कि मदरसा और मकतब और मदरसा। तो मकतब जो था, मकतब प्राथमिक विद्यालय थे, मदरसा उच्च विद्यालय, ये मुगल कालीन शिक्षा के जो है विद्यालय थे, और यहाँ पर शिक्षा का माध्यम फारसी था। अगला है, वैदिक शिक्षा के संस्कार कौन थे? तो वैदिक शिक्षा के संस्कार आपको बताते चले, प्राथमिक में उपनयन संस्कार था, अंतिम समापवर्तन संस्कार था। 2 संस्कार कराए जाते थे। जब बालक पढ़ने जाता था गुरु के पास, तब उपनयन संस्कार होता था, और जब वहाँ से पढ़कर वापस आता था तो समापवर्तन संस्कार होता था। इसी प्रकार आप हमें बताइए, बौद्ध कालीन में कौन सा प्रारंभिक संस्कार था, और कौन सा जब विद्या पूरी करता था तो कौन संस्कार था? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में अभी आप उत्तर दीजिए। जो उत्तर पूछें आप करेक्ट से आप उत्तर भेजते जाएं। तो जल्दी से आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से भेजें, बहुत अच्छा भेजते हैं आप लोग। और हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं, आप लोग जो है अपना पढ़ाई तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि आपको इसी साल जॉब लग जाए। बहुत लोगों की टीटी आने वाली है, सुपर टीटी आने वाली है। आप और सुपर टेट दे देंगे तो आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग कब बना था? ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। राधा कृष्णन आयोग कब बना था? ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए। विद्यालय लघु समाज का रूप है या विद्यालय समाज का लघु रूप है? ये किसने कहा था? बहुत अच्छे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कितने अच्छे आपको मिल रहे हैं। जॉन डेवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, ये किसने कहा था? तो मैकाइवर ने कहा था। सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, ये मैकाइवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि स्कूल और समाज पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इस किताब का नाम। स्कूल और समाज पुस्तक किसने लिखी थी? देखते हैं कितने लोग भेजते हैं, बहुत जल्दी भेजे आप लोग। तो स्कूल और समाज के आपने उत्तर भेज दिया, और आप उत्तर देखें, जॉन डेवी ने स्कूल और समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये किसका कथन है? तो ये हर्बर्ट महोदय का कथन है। हर्बर्ट ने कहा था कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये किसने कहा था? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये किसने कहा था? ये आपके शिक्षा के सामाजिकरण, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत आ जाता है। बीजिए जल्दी से इसका उत्तर। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेमंड ने कहा था कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। अगला है, राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? तो
इसके लिए यूनेस्को एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो यूनेस्को का पूरा नाम जानिए, आप याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और परिवार बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था? तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। ये परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि मध्याह्न भोजन योजना कब लागू किया गया था? हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप तुरंत बताइए, मध्याह्न भोजन योजना कब लागू किया गया था? तो मध्याह्न शिक्षा योजना 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। मिड डे मील योजना इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद सारी योजनाएं बनाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की थी? तो ये एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर था, जो पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर एचआरडी मिनिस्टर हुआ, अब पुनः उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। अब आप हमारे एक सवाल का उत्तर दीजिए कि शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो है शिक्षा मंत्री से हटा दिए गए थे और अब ताजे बताइए कौन शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के? कमेंट्स बॉक्स पे तुरंत बताइए। तब तक अगला क्वेश्चन देखें, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ हुई थी? आप इसको कमेंट्स बॉक्स पे तुरंत बताइए, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितने अच्छे आपको लाभदायक हैं। तो ये जनवरी 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपयोगिता एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य 100% नामांकन के लिए रखा गया था। अगला है, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए विधेयक केंद्रीय सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? ये 16 मार्च 1911 को ये प्रस्तुत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक में एक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का वर्तमान योजना के अधीन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये एनपीईजीईएल का पूरा नाम आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे बताइए। तब तक आप बताइएगा, फिर आपको हम बताते हैं। जल्दी से आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स, कितने लोग लिख पाते हैं। 10 सेकंड का समय हम वेट कर रहे हैं आपका। तो 10 सेकंड में आप जल्दी से कमेंट्स भेजिए और तब तक हम बताते हैं एनपीजीएल है क्या। एनपीईजीएल योजना क्या है? प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त वंचित पिछड़ी बालिकाओं के हेतु अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है। तो एनपीजीएल का आपने फुल फॉर्म भेजा और अब आप देखिए क्या होता है। एनपीजीएल का फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक स्तर। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल। अगला क्वेश्चन देखिए, एनपीईजीईएल योजना कहाँ कहाँ संचालित की जा रही है? तो भारत की जनगणना 2001 के आधार पर जहां महिलाओं की साक्षरता दर कम है, उन जिलों के विकास खंडों में संचालित की जा रही है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मार्च सन 1988 में हुआ था और इसका क्या उद्देश्य था कि सन 2007 तक
साक्षरता दर 75% को कम से कम प्राप्त कर लेना। मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना था। पहले 3 करोड़ का लक्ष्य जो है 1999 तक प्राप्त करना और 5 करोड़ को 1995 तक साक्षर का सुनिश्चित करना था। और ये केरल के एर्नाकुलम जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब शुरुआत हुआ था? तो स्कूल चलो अभियान 19 जो है मतलब जुलाई 1996 को हुआ था। इसमें क्या बात थी कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया था। जुलूस तथा पोस्टर लगाए गए थे। SC, ST, OBC वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने बालिका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय बताए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का घटक कौन सा है? तो इसके 2 घटक हैं, 3 घटक हैं। पहला, शिक्षा गारंटी योजना जो बनाई गई थी, ये 1 अप्रैल 2005 को बनाई गई थी। ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको 2003 में बनाया गया था, इसमें न्यूनतम शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। और अगला है जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP जिसे कहा गया था, 2009 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत क्या क्या सामग्री है बताइए? तो आवश्यक शिक्षण सामग्री जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्यानुभव के उपकरण सम्मिलित हैं। 2 बड़े कमरे, 1 बरामदा, लड़कियां लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन और कम से कम जो है 3 अध्यापक हों जिसमें 1 महिला जरूर हो। इतनी बात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए थी और सारी बात कही गई थी। मुख्य बातें ये थी। तो बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो बेसिक शिक्षा कार्यक्रम जो 7 से 14 वर्ष अर्थात 6 से 14 वर्ष कहीं कहीं लिखा है, अर्थात 7 वर्ष की अवधि की निःशुल्क और अनिवार्य ये बाल केंद्रित शिक्षा और उत्तम नागरिक का विकास करना इसका कार्यक्रम था। तो 6 से 14 वर्ष जो है, ये 7 से 14 वर्ष भी यहाँ पर बेसिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, DPEP जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये कब हुआ था उसके बारे में बताएं? तो सन 1994 को DPEP प्रारंभ किया गया था। अपव्यय को कम करके 10% प्राइमरी और स्कूल की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने को 25% बढ़ाना, सामाजिक दूरी को 5% कम करने को लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी ये बताइए? 10+2+3 ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, जल्दी से उत्तर भेजिए। 5 सेकंड का समय है आपके लिए। कब प्रणाली लागू की गई थी? तो समय आपका पूरा होता है। ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किसने किया था? ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके द्वारा ये गठन किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा किसने की थी? तो इसकी समीक्षा 3 लोगों ने की थी। आचार्य राममूर्ति समिति ने 1990 में, जनार्दन समिति 1992 में, यशपाल समिति 1993 में। और क्वेश्चन आया था, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1992 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जनार्दन रेड्डी थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप कब प्रकाशित हुआ था? तो ये अगस्त 1986 में हुआ था। तो इस प्रकार से आज आपने लगभग 50 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप बार बार पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।